सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का 8th चैप्टर, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। अब पहला सवाल ये है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो एक छोटी सी डिफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कोई एक ऑर्गेनिज्म है, लेट सपोज एक कैट है, ठीक है, एक बिल्ली हमने ले ली, ये अभी एग्जिस्ट कर रही है, अभी जिंदा है। इसने क्या किया, 2 और बिल्लियों को जन्म दिया, ठीक है। तो ये मान लो कैट नंबर 1 थी, तो इससे कैट नंबर 2 और कैट नंबर 3 ये प्रोड्यूस हुई। इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा, यानी अपनी ही स्पीशीज का, अपनी ही प्रजाति का दूसरा ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस करता है, जब जन्म देता है, इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब स्पीशीज का क्या मतलब है, देखो बहुत डिटेल में इसको हमको नहीं समझना है, शॉर्ट में मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे आपका हम मान लेते हैं बर्ड। अब जो आपकी बर्ड्स होती हैं वो कई टाइप की हो सकती हैं। जैसे लेट सपोज आपका हमने ले लिया पिजन ले लिया, और हमने स्पैरो ले लिया, हमने ईगल ले लिया, ठीक है। 3 तरीके की हमने बर्ड्स ले ली। अब जो पिजन है उसका जो बच्चा होगा, यानी पिजन किसको जन्म देगा, एक पिजन को ही। इसी तरह स्पैरो जो जन्म देगी वो एक स्पैरो को ही। ईगल को ही जन्म देगा। इस तरह से ये जो पिजन था उससे भी पिजन जन्म होगा। तो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक स्पीशीज कहलाएंगे, ठीक है। यानी पिजन्स की एक स्पीशीज हो गई, इसी तरह स्पैरो एक स्पीशीज हो गई, ईगल एक अलग स्पीशीज हो गई, ठीक है। और ये सारी किसकी स्पीशीज हैं, बर्ड की स्पीशीज हैं, प्रजातियां जिसे हम कहते हैं। अब यहां देखो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हम समझेंगे। और एग्जाम में कहां से आता है, जितनी चीजें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हैं वहीं से आता है। तो यहां जो लिखा है उसको हम समझेंगे, और अगर यहां पर जो चीज लिखी है उसको समझने के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी, कोई और नॉलेज की जरूरत होगी, तो वो चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम डिटेल में जाना स्टार्ट कर दिए ना तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं और वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिसके अंदर काम की चीजें बहुत कम ही होंगी। तो टू द पॉइंट चलेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना समझेंगे जिससे यहाँ जो चीजें लिखी हुई हैं वो हमको समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो आप रिप्रोडक्शन समझ गए। एक ऑर्गेनिज्म जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो अपनी ही प्रजाति के दूसरे ऑर्गेनिज्म को जब जन्म देता है तो इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इससे पहले कि हम इस मैकेनिज्म को समझें कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है, इससे भी ज्यादा एक बेसिक सा क्वेश्चन हम पहले आस्क करते हैं, पूछते हैं। वो ये है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यानी अपनी ही प्रजाति के दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म क्यों देता है। अभी जो रिप्रोडक्शन है ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी तो नहीं है। जैसे कि हमने 6 वाले चैप्टर में देखा था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेसेस करने होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो रिप्रोडक्शन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, कि अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा यानी किसी को जन्म नहीं देगा तो ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा, वो तो अपनी लाइफ जिएगा ही, ठीक है। तो यही चीज यहां लिखी हुई है, जैसे कि जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हो गई, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो एक चीज तो ये हो गई, किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वो और इंडिविजुअल्स बनाता है, यानी कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी और को जन्म देता है, एक या एक से ज्यादा, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वो इस एनर्जी को वेस्ट क्यों करना चाहेगा, जो कि उसे जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। अगर जरूरी होता तो समझ में आता है, भाई एनर्जी लगा रहे हैं, उसके खुद के जिंदा रहने के लिए जब जरूरी नहीं है तो एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहा है। अब टीचर को क्लासरूम के अंदर यह सवाल पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग क्या आंसर दे रहे हैं। इस सवाल का आंसर कोई भी हो, यह बात तो पक्की है, यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को नोटिस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी लेट सपोज वही बिल्ली वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कैट है, उसने क्या किया, 2 कैट को जन्म दिया। अब ये कैट आगे भी रिप्रोड्यूस करेंगे, इन्होंने भी मान लो 2 कैट को जन्म दिया, ठीक है, इसने भी और इसने भी। तो पहली वाली कैट लेट सपोज एक एज आती है, बुढ़ापे में जाकर इसकी डेथ हो गई, तो ये जो उसके बच्चे हैं वो तो जिंदा है ही हैं, और टाइम बीतेगा इनकी भी डेथ हो जाएगी, लेकिन जो इनके बच्चे हैं वो तो जिंदा रहेंगे ही। इस तरह से वो जो ऑर्गेनिज्म है, यानी वो जो प्रजाति है, वो तो दुनिया के अंदर रहेगी ही। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म भले ही मरते रहे, वो दुनिया से जाते रहे, लेकिन उन्होंने जिसे जन्म दिया है वो तो रहेंगे ही दुनिया में, और फिर वो जिसको जन्म देंगे वो रहेंगे दुनिया में। इसीलिए हम नोटिस कर पाते हैं, जैसे दुनिया में लेट सपोज जो सबसे पहली बिल्ली रही होगी उसको तो हम नहीं देख सकते ना, वो तो पता नहीं कब रही होगी, लेकिन अभी हम कैट्स को देख पाते हैं जो कि उसी के ही बच्चे होंगे ये, यानी उसी की जो जनरेशन है वही चल के आ रही है।
तो हम किसी ऑर्गेनिज्म को इसीलिए नोटिस कर पाते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता जो अकेला होता, ठीक है, और वो नॉन रिप्रोड्यूसिंग होता उस प्रजाति का, उस पर्टिकुलर काइंड का, तो क्या होता? मान लो कोई एनिमल था, ठीक है, ए नाम का कोई एनिमल है, ठीक है, वो दुनिया में एक ही है और वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, यानी आगे अपने ही जैसे अपनी ही प्रजाति के एनिमल को जन्म नहीं दे सकता। तब क्या होता? इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस, यानी ये डाउटफुल है कि हम उसकी एग्जिस्टेंस को, उसको वजूद को नोटिस कर पाते कि नहीं। अब ये जो एनिमल है, मान लेते हैं कि अभी हमारे टाइम जिंदा है तो हम तो नोटिस कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये 1918 में ये एनिमल रहा होता और इसने अपनी 50 साल जिंदगी गुजारी और 1968 के अंदर इसकी डेथ हो गई। अब इसने तो रिप्रोड्यूस किया नहीं, यानी इसके जैसे और ऑर्गेनिज्म तो होंगे नहीं, और आज के टाइम में हम इसे कैसे देख पाते? 1968 में तो इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो कह रहा है ये डाउटफुल होता कि हम उसके एग्जिस्टेंस को, उसके वजूद को नोटिस भी कर पाते, तभी नोटिस कर पाते जब उसके टाइम में हम जिंदा होते, उसके ज़माने में हम होते। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ को, किसी भी प्रजाति को नोटिस क्यों कर पाते हैं? इसलिए क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म बहुत ही लार्ज नंबर में होते हैं उस एक प्रजाति के। जैसे हम स्पैरो का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम स्पैरोज़ को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि बहुत सारी स्पैरोज़ दुनिया के अंदर हैं और वो रिप्रोड्यूस कर रही हैं। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने ये आता है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक ही स्पीशीज़ के हैं, एक ही प्रजाति के हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि उनको देखते हैं, अगर वो दिखने में एक जैसे होंगे तो हम कह देंगे भाई एक ही स्पीशीज़ के हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कैट है और आपके सामने मंकी है। अब देखने से तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा ना, भाई कैट एक अलग चीज़ है, मंकी एक अलग चीज़ है, तो कहोगे कि भाई ये अलग प्रजाति है, ये अलग प्रजाति है। लेकिन दो कैट आपस में अगल बगल हैं, अब कलर का भले ही डिफरेंस है, लेकिन आपको देखने से इतना तो समझ में आ जाएगा यार एक ही प्रजाति लग रही है, ये दोनों एक ही स्पीशीज़ है, बस थोड़ा कलर का फ़र्क है, तो देखने में सिमिलर है, यानी मिलती जुलती हैं, तो हम कह देंगे भाई वो एक ही स्पीशीज़ के हैं। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो नए इंडिविजुअल बनाते हैं जो कि कैसे होते हैं? लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ, ये उन्हीं की तरह से बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और सीधी सी बात है, हम अपना भी एग्जाम्पल ले लें तो हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, बहुत हद तक उन्हीं की तरह दिखते हैं। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। अगली वीडियो से हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, तो जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। अब ये वीडियो आपको किस प्लेलिस्ट में मिलेगी? देखो 3 अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तीनों में आपको मिल जाएगी। चाहे आप क्लास 10 साइंस NCERT ये वाली प्लेलिस्ट ओपन कर लो, वहाँ से देख सकते हो, या क्लास 10 बायोलॉजी NCERT उस प्लेलिस्ट से देख सकते हो। और आपकी आसानी के लिए मैंने टर्म 2 की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 10 साइंस टर्म 2। तो वो टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोज़ आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी आपका ऐसे मोबाइल है, यहाँ पर आपकी ऐसे वीडियो चल रही है, ऐसे एरो टाइप का बना होगा, उस पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करना है आपको नीचे, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट नेम लिखा होगा, उसके नीचे ब्लू कलर से लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी। मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो शेयर करते रहता हूँ। कोई भी अपडेट आ गई, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, या जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका लिंक वहाँ शेयर कर देता हूँ, तो सारी वीडियोज़ के जो लिंक है वो वहाँ आपको मिल जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके ओपन करके देख सकते हो जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।